हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया, उनका क्या उद्देश्य था, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, स्वराज का क्या मतलब था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटीज की। जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स जो कि रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, लेकिन दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। ट्रेड डिप्रेशन मीन्स व्यापार में मंदी एंड फॉलिंग प्राइसेस मतलब कीमतें गिरने से ये लोग बहुत परेशान थे और इनकी कैश इनकम भी कम होने लगी थी और इनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने में बहुत परेशानी आ रही थी। ये गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो ये चाहते थे कि दे वांटेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू। ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, टैक्स को कम कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। गवर्नमेंट मना कर देती है, जिससे क्या होता है कि इन लोगों में रिसेंटमेंट होता है, ये लोग गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं एंड दे बिकेम सपोर्टर्स ऑफ सीडीएम मूवमेंट। और ये सीडीएम मूवमेंट के सपोर्टर हो जाते हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और जो लोग रिलेक्टेंट थे, अनिच्छुक थे, उनको भी फोर्स करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज। और इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल। हाई जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा जो टैक्स लिया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई। अब क्या होता है कि ये लोग डीपली डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। जब इस मूवमेंट को 1931 में बंद कर दिया जाता है विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। बिना रेवेन्यू रेट्स को कम किए, मतलब जो टैक्स है उसको कम किए बिना ही जब मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। और When the CDM restarted, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट किया जाता है, फिर से स्टार्ट किया जाता है, तो many refused to participate। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। अब हम बात करेंगे पुअर पीजेंट्स की। जो पुअर पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, वो लैंडलॉर्ड से रेंट पर जमीन लेकर, किराए पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जो डिप्रेशन है वो कंटिन्यू रहता है, तो इससे इनकी कैश इनकम कम होने लगती है और जो पुअर पीजेंट्स थे उनको डिफिकल्टी हो रही थी रेंट पे करने में। तो क्या होता है कि दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड। जो अनपेड रेंट है, जो रेंट लैंडलॉर्ड्स को पे नहीं किया गया है, उसको माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल मूवमेंट में हिस्सा भी लिया, बट द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन। जो कांग्रेस थी वो अनविलिंग थी, अनिच्छुक थी नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने में। क्यों? Because that might upset the rich peasants and landlords। इससे क्या होता कि जो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे वो अपसेट हो जाते। इस कारण पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच के जो रिलेशनशिप थे वो अनसर्टेन थे, अनिश्चित बने रहे। बात करेंगे मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट की। जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत प्रॉफिट कमाया। कैसे? तो क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था तो ब्रिटेन गुड्स बना रहा था वॉर की नीड को पूरा करने के लिए, तो इंडिया में ब्रिटेन से इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। और जब ये वॉर और लंबा खिंचा
तो ब्रिटेन इंडिया से भी बहुत सारा सामान इंपोर्ट करने लगा वॉर की नीड को पूरा करने के लिए। इस कारण जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बहुत फायदा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ और इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत पावरफुल हो चुके थे। ये तो बात थी वर्ल्ड वॉर 1 के समय की। अब हम बात करेंगे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते थे, उनकी क्या डिमांड थी। तो जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे और ज़्यादा फैलाना चाहते थे। तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट विरोध करते हैं उन कॉलोनियल पॉलिसीज़ का जो इनके बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी या जिनके कारण इनके बिजनेस में रुकावट आ रही थी। उन कॉलोनियल पॉलिसीज़ का ये लोग विरोध कर रहे थे और दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स और ये एक्सचेंज रेट में बदलाव भी चाहते थे जिससे इंपोर्ट घट जाए, कम हो जाए। अगर इंपोर्ट कम हो जाएगा तो इनको इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म 2 ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट को संगठित करने के लिए इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म किया। द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म किया। इसके बाद अंडर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला द इंडस्ट्रियलिस्ट अपोज्ड। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला, इनके नेतृत्व में द इंडस्ट्रियलिस्ट अपोज्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं अपोज करते हैं कॉलोनियल कंट्रोल जो रहता है इंडियन इकोनॉमी पर, उसका जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल रहता है इंडियन इकोनॉमी पर, उसका ये लोग विरोध करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द सीडीएम मूवमेंट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सीडीएम मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया। रिफ्यूज्ड टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, और इंपोर्टेड गुड्स को बाय और सेल करने से रिफ्यूज कर दिया। इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। और जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का मतलब था कि ऐसा समय जब उनके बिजनेस में कोई भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे और इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी बिना किसी कंस्ट्रेंट के, बिना किसी रुकावट के। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है तो जो बिजनेस ग्रुप रहते हैं उनका उत्साह धीमा पड़ जाता है और उनको मिलिटेंट एक्टिविटीज फैलने का भय था या उग्र गतिविधियों के फैलने का डर था। अब हम बात करेंगे दी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी या वर्कर्स थे, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे ये अब हम डिस्कस करेंगे। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी सीडीएम इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन दी नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़कर कहीं भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने एक बहुत बड़ी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अवे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आने लगे थे, वर्कर्स कांग्रेस से दूर जाने लगे थे। फिर भी कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
जैसे रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 में, डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1932 में। इसके अलावा छोटा नागपुर टिन माइंस में हजारों वर्कर्स ने गांधी टोपी पहनकर प्रोटेस्ट रैली में पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस अपने प्रोग्राम में वर्कर्स की डिमांड को इंक्लूड करने में रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थी या हिचकिचा रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट दूर चले जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ वीमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महिलाओं का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रोल था, महिलाएं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट कर रही थी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएम ऑन अ लार्ज स्केल। महिलाओं ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया और गांधी जी की सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। इसके अलावा वीमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट। महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट बनाया एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स। फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स की पिकेटिंग भी की। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। वीमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज थे, शहरी इलाके थे, वहाँ से हाई कास्ट फैमिलीज से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और वीमेन वर फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज थे, ग्रामीण इलाके थे, वहाँ से रिच पीजेंट्स के घरों से महिलाएं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल, they began to see service to the nation as a sacred duty of women। गांधी जी के कॉल के बाद महिलाओं ने देश की सेवा को, राष्ट्र की सेवा को सैक्रेड ड्यूटी के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया। At this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized। और ये जो पब्लिक रोल बढ़ा था महिलाओं का, इसका मतलब ये नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में बहुत भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम। और गांधी जी का मानना था कि औरतों की ड्यूटी है घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी। और कांग्रेस लंबे समय से रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक थी महिलाओं को कोई भी ऑथोरिटी वाली पोजीशन देने में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी महिलाओं की केवल और केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। थैंक यू।